नमस्कार। इंडिया बोले में इस बार बात बिटकॉइन की। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ सख्ती का ऐलान किया। जरूरी भी था क्योंकि बीते वक्त में बड़ी संख्या में लोगों के बिटकॉइन में निवेश करने की खबरें आई हैं। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद ही खबर आई कि बिटकॉइन में निवेश करने वाले 1 लाख लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। ऐसे में बुनियादी सवाल ये कि बिटकॉइन आखिर होता क्या है, कैसे इससे कमाई होती है, कैसे ये काम करता है, बिटकॉइन पर भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, बाकी मुल्कों में इसे लेकर किस तरीके का रुख है, बिटकॉइन में निवेश करने में खतरे किस तरीके के हैं, बिटकॉइन क्या कोई टेरर कनेक्शन है, बिटकॉइन से ही तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो दिखती नहीं लेकिन फिर भी चलती है। भारत में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता नहीं है, बावजूद इसके इसका चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वर्चुअल करेंसी के निवेश में जोखिम है, बावजूद इसके निवेश कर लाखों और करोड़ों रुपए बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से समय समय पर ऐसी करेंसी को लेकर चेतावनी जारी की जाती रही है, लेकिन बिटकॉइन का इस्तेमाल आज भी धड़ल्ले से जारी है। सरकार लोगों को बिटकॉइन के अनजाने खतरे के बारे में आगाह तो कर रही है, लेकिन इस करेंसी का खतरा देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी है, क्योंकि आशंका है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल आतंकी भी कर सकते हैं। दिसंबर 2017 में बिटकॉइन से लेन देन के आरोप में अमेरिका में एक महिला गिरफ्तार भी हो चुकी है, जिसका संबंध ISIS से बताया जा रहा था। सरकार के नियंत्रण से बाहर होने से आतंकवादी, माफिया और हैकर्स के बिटकॉइन का इस्तेमाल गैर कानूनी धंधों में करने का शक है। ऐसे में सवाल यही है कि बिटकॉइन के अघोषित खतरे से हिंदुस्तान कितना तैयार है। क्या है देश की सरकार और एजेंसियों की तैयारी? आज इसी अहम मुद्दे पर बड़ी बहस इंडिया बोले में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अजीत खुराना साहब, आप क्रिप्टो करेंसी मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ AP शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट के जानकार हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्णिका सेठ, आप साइबर कानून से जुड़े तमाम मुद्दों की जानकार हैं। हमारे साथ यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला साहब जुड़ रहे हैं। साथ में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार भसीन साहब, आप बैंकिंग मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर GP श्रीवास्तव साहब, आप इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ASSOCHAM के। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी मौजूद है, जो आपसे बिटकॉइन को लेकर तमाम सवाल पूछेगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल प्रोफेसर नरेंद्र कुमार भसीन आपसे, ये बिटकॉइन आखिर होता क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी की तरह, क्रिप्टो करेंसी जो आजकल हम पेमेंट सिस्टम, यू कैन कॉल इट लाइक अ वर्ल्ड वाइड पेमेंट सिस्टम की तरह। इसमें एक्चुअली जो सबसे मुद्दा हमें देखने वाला है कि इसमें डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसमें कोई रेगुलेटर या मिडल मैन या कोई बैंक इसमें बीच में नहीं है। तो इसीलिए ये अगर हम पास में जाएगी लाइक बार्टर सिस्टम में, जब हमारे पास मनी, पैसा या इसमें कोई भी रूपांतर नहीं था, तो कोई किसी को हम कोई वस्तु देते एक्सेप्ट कर लेते थे। उसी तरह अगर हिस्ट्री में जाए तो बार्टर सिस्टम की तरह क्रिप्टो करेंसी जो 2008 और 2009 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू हुई जी, और उसी का मुद्दा ये है कि बीच में मिडलमैन नहीं है और ट्रांजैक्शन के छोटे सामान खरीदने और बेचने के लिए, बट मेनली जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का जो बिटकॉइन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आपका एक वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन। यस, वो जो भारतीय रुपया है उससे अलग है क्योंकि ये सब कुछ कंप्यूटर आधारित है, ऐसा ही है क्या भसीन साहब? या बिल्कुल कंप्यूटर आधारित है और इसमें कोई रेगुलेटर, कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है, किसी भी कंट्री का कोई लीगल टेंडर नहीं है, जो इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो सामने दिख रहा है। बिल्कुल, हम रिस्क की भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी के जानकार अजीत खुराना साहब हैं। अजीत खुराना साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिनको क्रिप्टो करेंसी की, खासकर बिटकॉइन की तकनीकी जानकारी नहीं है, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासकर बिटकॉइन के बारे में? क्रिप्टो करेंसी एक तरह का एसेट है। ये लगभग 2009 में शुरू हुआ था और जब ये शुरू हुआ था, एक इसका रिसर्च पेपर बना था, उससे क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो क्रिएट हुई थी। उस समय क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं था, मगर चूंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चीज़ है क्या, तो उस समझ को साधारण बनाने के लिए काफ़ी नए शब्दों का प्रयोग किया। उनमें से एक थी क्रिप्टो करेंसी। ये शब्द ने कुछ फ़ायदा किया क्योंकि हम बिटकॉइन को थोड़ा अच्छी तरह समझ सके, मगर कुछ नुकसान भी किया क्योंकि हालांकि बिटकॉइन की कुछ खूबियां करेंसी के प्रकार की हैं, बट करेंसी से विपरीत भी बिटकॉइन की खूबियां हैं। तो यदि आप इसे समझना चाहें तो आप ये समझिए कि विश्व भर में
बहुत सारे लोगों ने, ये बहुत सारे कौन है और कितने हैं, लगभग 25 से 50,000 लोगों ने मिल के कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर एल्गोरिदम रन किए, जिसे आप बिटकॉइन प्रोग्राम कह सकते हैं। मैं उदाहरण बिटकॉइन का दे रहा हूं, अन्य क्रिप्टो करेंसीज भी लगभग इसी तरह चलती हैं, सारी नहीं बट काफी सारी। बिल्कुल, तो इस तरीके का प्रयोग हुआ है और उसके बाद बिटकॉइन जैसी करेंसी देश और दुनिया में दिख रही है। लेकिन मनोज गैरोला साहब, आखिर क्या वजह है कि बिटकॉइन का कारोबार लगातार बढ़ रहा है? मैं देख रहा था आंकड़े, कई देशों की जो कुल अर्थव्यवस्था है उससे ज़्यादा बड़ा कारोबार या अर्थव्यवस्था इस वक्त बिटकॉइन की है। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो आज की डेट में पूरे संसार में बिटकॉइन कहीं भी लीगल टेंडर नहीं है और कहीं भी आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में सामान नहीं खरीद सकते। ये बेसिकली वर्चुअल करेंसी है जो कि वर्चुअल तरीके से ही जाएगी, उसका डे टू डे यूज़ में इस्तेमाल हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले टाइम में इसका इतना ज़्यादा हाइप हो गया कि तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे देश में ही जो एस्टिमेट है वो ये है कि हर महीने में 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें है। तो और ये जो डेटा है पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, डिमांड एंड सप्लाई का। आज की, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का बेसिक नेचर क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक एल्गोरिथम के जरिए से बनाई है। और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन इज़ बेसिकली अ नंबर, ये एक बेसिकली नंबर है। लेकिन लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक लिमिटेड नंबर है। पूरे वर्ल्ड में 21 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हो नहीं सकती। तो इसीलिए क्योंकि इनकी लिमिटेड सप्लाई है और इनकी डिमांड ज़्यादा है और ज़्यादा हो गई है पिछले कुछ सालों में। डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव, एसोचैम जैसी जो संस्था है या जो उद्योग जगत है हमारे देश का, वो इस क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखता है? क्या इससे कुछ सहूलियतें मिलती हैं आपको, कुछ राहत मिलती है, या आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं उसका डर है? देखिए, अच्छा ये हुआ कि हम समझें कि ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली बड़े सिंपल भाषा में अगर आप कहना चाहें तो आप जानते हैं टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, कैट भी है, सारे एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं, ऑलराइट। लेकिन टाइगर एक चीज़ हो गया। इसी तरह से ब्लॉकचेन राइट फैमिली को डिस्क्राइब करता है। एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसके अंदर ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आती है, उसी का एक ये पार्ट है। इसके अंदर आपने जब सवाल किया कि हम किस तरह देखते हैं, पहली बात तो यह है कि ये 2-3 कंट्रीज़ को छोड़ करके कहीं पे ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं, एक्नॉलेज और एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये फेथ के ऊपर काम कर रही है। अगर आप इसको पूछें बिटकॉइन करेंसी कौन रेगुलेट कर रहा है, कोई रेगुलेटर नहीं है। इसकी वैल्यू जो है ये सिर्फ आप जो है जैसे शेयर को आप करते हैं तो शेयर तो आपके सामने एक पल्पेबल या विजिबल चीज़ है। बिटकॉइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो एक नंबर है जिसके ऊपर आप फेथ करते जा रहे हैं, ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। अगर कल को कोई फेल्योर होता है तो आपको उसका कोई प्रोटेक्शन या कोई सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक अलग चीज़ है। अगर बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं ब्लॉकचेन से, देखिए ब्लॉकचेन हमारे यहाँ आज भी एक्सेप्टेड है और वो चीज़ एक टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वीनियंस है जिसके द्वारा हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है और हम एसोचैम की तरफ से हम उसको सपोर्ट करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। कि हमारे साथ कर्णिका सेठ जुड़ी हुई हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। कर्णिका, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ सरकार है जो कहती है कि आप इसमें निवेश मत कीजिए, आप इससे दूर रहिए, दूसरी तरफ जानकार हैं जो बता रहे हैं कि लगातार क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो निवेश कर चुके हैं उनके लिए किस तरीके की सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? देखिए, आरबीआई ने ऑलरेडी ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि जो बिटकॉइंस हैं वो लीगल नहीं है इंडिया में एज ऑन डेट, और जो खतरे हैं बिटकॉइंस से वो काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि कोई लीगल बैकिंग नहीं है उसके पीछे, कोई अप्रूवल नहीं है। अब जो एंटिटीज़ ये काम चला रही हैं उनको कोई लाइसेंस इशू नहीं हुआ किसी अथॉरिटी से, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है जिसके लाइसेंस के बलबूते पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो कल को कोई हैकिंग हो जाए या कोई किसी को नुकसान हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्पेकुलेशन बेस्ड भी है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। कल को कोई भी तरीके से आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए जिसने उसमें पैसे लगाए हैं तो वो कैसे रिकवर करेगा? ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ तय होगी?
क्योंकि लीगल आप देखेंगे फ्रेमवर्क्स में या किसी भी जुरिस्डिक्शन में एक लॉ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक न्यायालय होता है या एक अथॉरिटी, उसके पास पावर होती है कोई इस तरह की कंप्लेंट सुनने की। यहाँ ये भी नहीं है। तो ये जो खतरे हैं इस वजह से ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर कोई गॉड फॉरबिड किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वो कहाँ अपनी अपील लेके जाएगा, कहाँ अपनी पिटीशन डालेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ये सावधानी से बरतिए। अगर कोई अमाउंट डाल भी रखा है तो एक्सीड मत करिए। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सरकार ने कोई कानून बना रखा है, क्या कोई एडवाइजरी जारी कर रखी है जिसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना गैर कानूनी है, और अगर ऐसा नहीं है और अगर मैंने निवेश किया है और मेरा नुकसान होता है तो क्या ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना गैर कानूनी है, या इसका सीधा मतलब सिर्फ ये है कि सरकार सलाह दे रही है कि आप इससे दूर रहें? मैं आऊंगा आपके पास करने का सेट आगे, लेकिन एपी शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट के जानकार हैं। शुक्ला साहब, क्रिप्टो करेंसी का निवेश क्या भारत के बाजार पर भी अपना असर छोड़ता है, दुनिया के बाजार पर अपना असर छोड़ता है, जिसका असर यहां भारत में दिखता है? जी हाँ, भारत के बाज़ार पे भी इसका असर है। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ये एक तरह का ऑनलाइन एक्सचेंज सिस्टम है, जिसमें एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें किसी तरह का एक्सचेंज रेट नहीं लगता है। जैसे दूसरी करेंसीज को आप एक्सचेंज करते हैं तो देयर इज ए एक्सचेंज कमीशन, लेकिन यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, तो इसके लिए पॉपुलर है। अभी न्यूज़ में है कि नैस्डॉक जो है अमेरिका का जो एक्सचेंज है, वहाँ पे नेक्स्ट 2018 में दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। जब वो वहाँ पे 2018 में फ्यूचर ट्रेडिंग होगा तो डेफिनेटली उधर कुछ ना कुछ लॉ बनेगा, और विदाउट लॉ ये हो नहीं सकता है। तो डेफिनेटली जब एक्सचेंज में ट्रेडेड करेंसी बन जाएगी तो लॉज इस पे अप्लीकेबल हो जाएंगे, तो शायद इसमें कुछ क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आप करें कि अभी स्पष्टता की ज़रूरत है बिटकॉइन के निवेश को लेकर। लेकिन खुराना साहब, एक बुनियादी बात जिसका जिक्र अभी शुक्ला साहब ने भी किया कि देखिए बिटकॉइन माइनिंग से जुड़ा ये पूरा मसला है। दरअसल मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे समझना चाहूँगा कि बिटकॉइन आखिर बनता कैसे है, और जिस बिटकॉइन माइनिंग की बात यहाँ पर की जा रही है वो क्या होता है? इस समय रोज के दिन में 1800 नए बिटकॉइन बनते हैं। इस बिटकॉइन को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत कंप्यूटर काफ़ी टाइम चलाना पड़ता है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आप बिटकॉइन बना पाएंगे। ये बिटकॉइन का जो उत्पादन का तरीका है, इसे बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। और ये कुछ बिटकॉइन बनाने में काफ़ी पैसों का खर्चा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि बिटकॉइन की कीमत बहुत गिरे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिटकॉइन बनाने में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और बिटकॉइन की कीमत कम होती है। तो बिटकॉइन को बनाने में जितने पैसे लगते हैं उसके लगभग आसपास यदि बिटकॉइन की मार्केट की कीमत हो या उससे थोड़ी ज़्यादा बिटकॉइन की मार्केट की कीमत हो, तो कहा जा सकता है कि शायद मार्केट की कीमत ठीक है। तो ये पूरा बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस है। लेकिन मनोज गैरोला साहब, हमारे देश में कानूनन किस तरीके की स्थिति है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। अगर कोई बिटकॉइन में निवेश कर रहा है तो क्या वो गैर कानूनी काम कर रहा है, या फिर ये सरकार की सिर्फ सलाह भर है कि आप दूर रहिए, नुकसान हो सकता है? जी हाँ, देखिए आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या ट्रेडिंग करता है बिटकॉइंस में या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी में, वो गैरकानूनी कहीं से भी नहीं है। सरकार ने जो बोला है वो सिर्फ यही बोला है कि सरकार इसको लीगल टेंडर की तरह मान्यता नहीं देती है। इस स्कीम में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, ये सरकार कह रही है, भारत सरकार, यानी अगर आपको नुकसान होता है तो आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो युवा पीढ़ी मौजूद है उसके जहन में किस तरीके के सवाल है, खासकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, ये जान लेते हैं सबसे पहले। जी सर, जैसे कि बिटकॉइंस का लेन देन हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो ये कितना सिक्योर है सर? जैसे कुछ दिन पहले रैंसमवेयर का अटैक हुआ था, तो उस मामले में सर इसकी सिक्योरिटी सर कितनी है, कितना सिक्योर है, ये मैं जानना। ठीक है, सुरक्षा का मसला है, कर्णिका सेठ जी से समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? कितना डिफिकल्ट है एक आम इंसान के लिए बिटकॉइन से पेमेंट करना? ठीक है, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? जी, जब सभी कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है तो फिर बिटकॉइन को क्यों कुछ कंट्री सपोर्ट कर रही है और कुछ ट्रेडिंग में इंक्लूड कर रही है, जब करेंसी हर कंट्री की अपनी अपनी है? सर, अगर मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूं और मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या मैं टैक्स पे करने लायक हूं या नहीं? मतलब मैं टैक्स पे कर सकता हूं या नहीं? किस तरीके से तकनीक के मोर्चे पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो पहला सवाल यहाँ पर दर्शक ने पूछा। देखिए, जो एंटिटीज़ इस बिटकॉइन बिजनेस को चला रही हैं, पहली बात तो उनकी रेपुटेशन क्या है। आपको
जैसे ऑनलाइन जाएंगे, कंज्यूमर रिव्यूज़ पढ़ेंगे, उस कंपनी के बारे में छानबीन करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, उन सब से कुछ हद तक आपको पता चलेगा। इलीगल बिजनेस, बिटकॉइन का फायदा क्या देश के विकास के लिए हो रहा है या सिर्फ उन लोगों तक सीमित है जो बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं? देखिए, बिटकॉइन चूंकि कोई लीगल टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है, न तो आप उसके ऊपर कोई टैक्स ले सकते हैं, न आप उसका कोई एसेट है। मैंने पहले भी बोला ये ट्रस्ट के ऊपर काम कर रहा है, और जब ट्रस्ट के ऊपर काम कर रहा है तो आपको उसमें नेशन बिल्डिंग में बिटकॉइन से कोई फायदा नहीं है। जब आप उसमें ले रहे हैं तो न तो सरकार को आपको कोई डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, न कल को डूब जाता है तो आप कोई क्लेम कर सकेंगे। हालांकि इस बार के वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद एक और अहम खबर आई, और वो ये कि 1 लाख लोगों को आयकर विभाग नोटिस देने जा रहा है जिन्होंने बिटकॉइन में निवेश किया है। तो इसका क्या कुछ मतलब है और आने वाले दिनों में बिटकॉइन के मोर्चे पर नीतियों के स्तर पर क्या कुछ हो सकता है, ये भी समझेंगे। बिटकॉइन के साइड इफेक्ट पर सरकार सख्त है। आयकर विभाग ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। विभाग ने 300 लोगों को नोटिस भेजकर बिटकॉइन का हिसाब मांगा है। साथ ही उनसे इसमें पैसा लगाने का स्रोत भी मांगा गया है। दूसरी तरफ आरबीआई जल्द ही बिटकॉइन से बचने के लिए अभियान चलाने जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल को लेकर अपना रुख बजट भाषण में ही साफ कर दिया था। जेटली ने साफ कहा था कि बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है और सरकार उन्हें खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और इसी को ध्यान में रखकर सरकार बिटकॉइन में निवेश करने वालों से न सिर्फ इससे होने वाली कमाई का ब्यौरा मांग रही है, बल्कि ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि यह पैसा उनके पास कहां से आया। उनके इनकम टैक्स रिटर्न की जांच होगी, जिसमें देखा जाएगा कि उन्होंने बिटकॉइन में निवेश का जिक्र रिटर्न में किया है या नहीं। अगर जानकारी गलत पाई गई तो फ्रॉड का मामला अलग से चलेगा। डिजिटल करेंसी के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद बिटकॉइन भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 80 लाख भारतीय इस डिजिटल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं और यही चिंता सरकार को खाई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और सीधे चलते हैं एपी शुक्ला साहब के पास। शुक्ला साहब, जिस खबर का अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले 1 लाख लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करने जा रहा है, इसका क्या कुछ मतलब दिखता है आने वाले दिनों में? क्या ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी का बाजार कम होने जा रहा है आने वाले दिनों में? उसमें मेरा ये सवाल है कि अगर कोई हमारा इनकम हुआ तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स मांगेगा, लेकिन अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो हमारा एज ए बिजनेस लॉस या एज ए ट्रेडिंग लॉस करके क्या मुझे वो सेटअप देने वाले हैं? ऐसा एक प्रश्न है हमारे मन में जी। पर मुझे नहीं लगता है कि अगर मुझे लॉस होगा तो दे आर गोइंग टू गिव मी ए सेटअप, लेकिन अगर मेरा इनकम हुआ तो वो हमारे इनकम में ज़रूर जोड़ लेंगे। तो ये दोनों तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तो दोनों चीज़ें उनको क्लैरिफाई करना चाहिए पब्लिक को कि अगर लॉस हुआ तो हमको बिजनेस में सेटअप देंगे और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स देना है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अहम बात शुक्ला जी कह रहे हैं। यहाँ पर शुक्ला जी, आपसे मैं इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अजीत खुराना साहब के पास चलते हैं। अजीत खुराना साहब, बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि बिटकॉइन का फिर इस्तेमाल क्या हो सकता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं या सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई या आरबीआई हो गया, ये पैसा छापते हैं, नोट छापते हैं और कॉइन छापते हैं। इनका जो यूज़ होता है वो किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने में, जैसे आप दुकान पर गए, आपने कोई चीज़ खरीदे तो आप ये नोट देते हैं, पैसे देते हैं। और यदि आपके पास संपत्ति है, आप इसे कहीं रखना चाहते हैं, तो आप ये पैसे जाके बैंक को देते हैं, आपका बैंक अकाउंट खुलता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम चाहें तो जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको भी इसी प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर चूंकि हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, तो जो पहला जो उपयोग था वो नहीं किया जा सकता, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी क्रिप्टो करेंसी को पैसे की तरह इस्तेमाल करना। जो दूसरा उपयोग है यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक उसी तरह जिस तरह व्यक्ति सोना रखता है अपने पास, चांदी रखता है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रकार का स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि आपकी संपत्ति आप कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, वो ये कि जो रुपया है उसकी गारंटी रिजर्व बैंक देता है, जो सोना है उसकी गारंटी सोने की कीमत होती है, क्रिप्टो करेंसी की गारंटी क्या होगी, इसको हम जानकारों से समझेंगे। लेकिन खुराना साहब, एक सवाल और है, बिटकॉइन को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं वो दरअसल में इसके दुरुपयोग को लेकर भी उठ रहे हैं, आतंकी कनेक्शन को लेकर उठ रहे हैं, ड्रग्स को लेकर उठ रहे हैं। क्या इनको रोकना मुमकिन है? किसी भी चीज़ का, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे करेंसी नोट्स हो, चाहे सोना हो, इसका दुरुपयोग जरूर किया जा सकता है। इससे गलत चीज़, जैसे आपने ड्रग्स का इस उदाहरण दिया, ऐसे अन्य कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऐसे हो सकता है, मगर इसको रोकने के भी तरीके हैं।
हालांकि करेंसी नोट्स और सोने को रोकना बहुत मुश्किल है, मगर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन इत्यादि एक डिजिटल करेंसी है तो उसका ट्रैक बनाया जा सकता है। मगर इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी खरीदता है तो उसका जो शुरुआत होता है वो बैंक अकाउंट से होना चाहिए उसके पैसे का, क्योंकि वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे के रिकॉर्ड होते हैं। और ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी बेचता है तो उस अंतिम चरण पर भी उसका बैंक अकाउंट आना चाहिए। इस मामले में हम हमेशा सरकार को यही कहते रहे हैं कि वो जो एक्सचेंजेस हैं या वो जो बिजनेसेस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं और कभी भी क्रिप्टो करेंसी की बिजनेस कैश में नहीं करते, बस उन्हें ही मान्यता दी जाए। और जो आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, यदि ये कैश में बिजनेस ना हो तो दुरुपयोग करना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो दुरुपयोग को रोका जा सकता है बशर्ते कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाएं। लेकिन मनोज गैरोला साहब, जो बात शुक्ला साहब कह रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 लाख लोगों को नोटिस तो जारी कर रहा है इसलिए कि उन्होंने फ़ायदा कमाया है क्रिप्टो करेंसी से, लेकिन बुनियादी सवाल ये था कि अगर नुकसान हुआ तो सरकार के पास नहीं जा सकते। ये कैसा विरोधाभास? जी हाँ, देखिए शुक्ला साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज की डेट में भारत सरकार की कोई भी नीति इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, तो ये जो बेसिक जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन उसी तरह बना हुआ है। लेकिन डॉक्टर भसीन, रुपए की गारंटी रिजर्व बैंक लेता है, सोने की वैल्यू ही उसकी गारंटी होती है। क्या क्रिप्टो करेंसी की कोई गारंटी है जिसमें आज मैं 1 लाख रुपए निवेश कर रहा हूं, क्या मुझे कल 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं किस दरवाजे जाऊंगा? देखिए, जैसे शुक्ला जी ने कहा कि लीगल टेंडर तो नहीं, ना ही ये कोई कमोडिटी है, ना कोई इसमें कोई टेंजिबल सिक्योरिटी है। बिटकॉइन के पीछे कोई कंपनी भी नहीं है जिसका कोई स्टॉक हो। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपको लगता है कि इस मामले को लेकर स्पष्टता की जरूरत है, सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से? न सिर्फ स्पष्टता की ज़रूरत है, लेकिन हमको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर हम उसका उपयोग करते हैं, मैंने अभी जिक्र किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो डिजिटलाइजेशन का ही तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। उसका जिक्र तो वित्त मंत्री खुद कर रहे हैं अपने जी हाँ, तो उसमें अगर आप करते हैं, देखिए आपने ये जो बिटकॉइन शुरू किया है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक इनक्रिप्ट करते हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए उसका उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप जिस तरह से आज ब्लॉकचेन में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर वो सिचुएशन बिटकॉइन में कल को आ सकती है, अगर आ सकती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट सरकारें हैं बड़े बड़े कंट्रीज़ की, अगर वो उसको एक्सेप्टेंस देते हैं और उसमें कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आते हैं, तभी उस टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा हो सकता है। वरना इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी का तो एडवांटेज, इसीलिए लोग उधर अट्रैक्टेड हैं। बिल्कुल। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या हम इसको बेनिफिट ले सकते हैं बिना किसी रिस्क के। और वो देखिए इंडिया में वो हो रहा है। आज आप देखिए कि कई कंपनीज पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए बहुत लोग जहाज पे सवारी करते हैं और उनकी माइलेज बनती है, पर माइलेज मान लीजिए 1 रुपए का है, और उन पॉइंट्स को वो इनकैश कर सकते हैं। और वो इनकैश कर सकता है। अब आपने अगर फरवरी तक इनकैश नहीं किया है तो स्कीम के हिसाब से वो 0 हो जाएगी। अब उस चीज को आप किसी दूसरे को बोलो ये हमारे पास 1000 के माइलेज है, हमको आप 800 रुपए दे दो, आपके नाम पर इस तरीके के एक सिस्टम को इवॉल्व करने की जरूरत है। वही चीज पूरी दुनिया के लिहाज से, बड़े देशों के और ब्लॉकचेन में यही खूबी है जिसकी वजह से हम एसोचैम की तरफ से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये किस तरीके की स्थिति है कि 9 साल से एक वर्चुअल करेंसी पूरी दुनिया में वजूद में है और अभी तक जिस नियामक की बात की जा रही है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर? जैसे क्रेडिट कार्ड में अगर कोई डिफॉल्ट होता है या पीछे कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो प्रॉब्लम हुआ, हैकिंग हुआ, उसके लिए हमारे पास वीज़ा है, मास्टर है, मर्चेंट बैंक है, इंक्वायरिंग बैंक है, हम जा से उनसे डिटेल निकाल सकते हैं। बिकॉज आरबीआई और गवर्नमेंट का ये रहेगा कि सोर्स ऑफ फंड चाहिए हमें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। इसमें कोई कंपनी नहीं है पीछे, बैकअप नहीं है, तो किसके पास जाके? लेकिन इन सब के बीच कर्णिका सेठ, मैं खबर पढ़ रहा था जिसके मुताबिक तकरीबन 9,80,000 बिटकॉइन अब तक हैक हो चुके हैं। ऐसा जानकार कहते हैं कि अगर डिजिटल की आपकी खो गई बिटकॉइन से जुड़ी तो जो भी आपका निवेश था सब भूल जाइए। आपको लगता है कि तकनीक के स्तर पर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है? बहुत ज़्यादा। देखिए, इंटरनेट एक एनोनिमस मीडियम है और इतने क्राइम्स इसमें अनियन रूटिंग के ज़रिए से भी हो जाते हैं। जो एक कंप्यूटर है, अगर उसका एक आईपी एड्रेस है
तो वो उस पर्सन की आइडेंटिटी है जिसमें वो काम कर रहा है, ओरिजिनेटर उस पर काम कर रहा है। और अगर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करे जैसे हाइड आईपी या और कोई सॉफ्टवेयर, वो अपना आईपी एड्रेस तक चेंज कर सकता है। आज की डेट में मैक एड्रेस जो मशीन एड्रेस है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो एक बहुत बड़ा स्केयर है बिटकॉइन के लिए, और हैकिंग एक एक्सटर्नल सोर्स से हो रही है वो सेकंड स्केयर है जी। और थर्ड स्केयर ये है कि उसमें कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं है, और अगर कोई छानबीन कराना चाहे कि कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे रिकवर होगा, तो कोई आंसर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कनिका की खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर तब जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, इंटरनेट का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में टेरर कनेक्शन भी कहीं जुड़ता है बिटकॉइन से, और भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती बिटकॉइन खड़ा कर सकता है। ड्रग्स है, स्मगलिंग है और ट्रैफिकिंग है, बहुत सारे क्राइम्स डार्कनेट पे हो रहे हैं, बिटकॉइंस यूज हो रहे हैं उसके लिए जी। और यही कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है उसमें यूज करा जा रहा है कि बिटकॉइंस को रोका जाए या इस पे छानबीन, कड़ी छानबीन हो। तो सख्त कार्रवाई की जरूरत है नीतियों के स्तर पर। लेकिन सवाल क्या हैं यहाँ पर मौजूद युवा पीढ़ी के, एक बार सवालों को लेते हैं और उसके बाद जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन को लेकर आगे का रास्ता किस तरीके का नजर आता है। पहले सवालों का रुख करते हैं जी। अगर सर ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है तो सर इसकी इतनी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, और इन फ्यूचर इसका कोई स्कोप है कि ये लीगल हो सके? सर क्या बिटकॉइन टेररिस्ट भी अपने यूज़ में लेते हैं? बिल्कुल, बिटकॉइन के टेरर कनेक्शन की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। बिटकॉइन से क्राइम रिलेटेड है तो गवर्नमेंट कैसे खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल, नीति क्या हो बिटकॉइन को लेकर, ये बुनियादी सवाल है जी। अगर बिटकॉइन फ्यूचर में लीगल हो जाता है तो क्या कंट्रोल चेक्स हमारे आरबीआई और हमारी साइबर सिक्योरिटी लॉज ला सकते हैं हम उसमें? चलिए, बिटकॉइन का भविष्य क्या? जैसा कि बताया गया कि देश को इससे कोई मुनाफा नहीं है, लेकिन जो लोग इससे प्रॉफिट कमाएंगे तो वो टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स से तो सरकार को मुनाफा होगा। ठीक सर, अगर बिटकॉइन इलीगल है तो इसे क्यों और कैसे खरीदा जा रहा है और कैसे बेचा जा रहा है? चलिए, लेकिन इन सब से पहले मनोज गैरोला साहब, एक बुनियादी सवाल, क्या आपको लगता है कि देर हो चुकी है 2009 से 2018 तक कम से कम अब सरकारों के स्तर पर सक्रियता दिखनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर? देखिए, ऐसा है कि देखिए, ये जो है क्रिप्टो करेंसीज़ को लीगल टेंडर की मान्यता किसी भी संसार के देश ने नहीं दी है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इन्वेस्ट करने वालों की संख्या बहुत कम थी। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फाइनेंशियल मार्केट्स में बबल काफ़ी पहले आ चुके हैं। .com का एक बबल था जो आज से 20 साल पहले आया था, और अगर हम देखें तो आज से 300 साल पहले हॉलैंड में एक टूलिप नाम का होता था चीज़। तो ये कई तरह, ये जो बबल हैं इस तरीके से कई बारी आ चुके हैं, और जो लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी भी एक बबल की तरह से ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि इस तरीके के प्रयोग पहले भी हुए हैं और जहां पर दिखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, लेकिन इन सब के बीच अजीत खुराना साहब, मैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहा हूं या कहूं कि मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रश्न जब अरुण जेटली जी ने बजट में कह दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानते, तो पहली बात, उसे करेंसी की तरह यूज़ ही नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात, करेंसी के जो नियम हैं वो भी लागू नहीं होते क्योंकि वो करेंसी है ही नहीं। जब बजट स्पीच के बाद अरुण जेटली जी ने या सुभाष चंद्र गर्ग जी ने इन बातों को दोहराया था, तो उन्होंने ये हमें बस झलक दी थी कि शायद गवर्नमेंट इसे करेंसी ना मानते हुए एक प्रकार का एसेट माने। तो जो एसेट के नियम हैं या सिक्योरिटीज़ के नियम हैं वो नियम इस पे लागू होंगे, और यदि उनका उल्लंघन होता है तो ठीक उसी प्रकार जिस तरह कोई अन्य एसेट हो या कोई अन्य सिक्योरिटी हो उसका उल्लंघन हो, ठीक उसी तरह के कानून लागू होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं लगातार पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क में एक महिला को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने $62,000 की रकम ISIS जैसे आतंकी संगठन को भेजी है, जिसमें बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल हुआ है। भारत जहां इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, टेररिज्म एक बड़ी चुनौती है, क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्रालय को, भारत सरकार को और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी ताकतों को आतंक से लड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगानी होगी? बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें मिसयूज़ हो सकता है
और हर इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज़ हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर सजग रह करके एडवाइजरी इशू करते हैं, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, महज एक स्टेटमेंट दे के चुप हो जाने से ये समस्या का समाधान नहीं होता है। सेठ, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या आपको लगता है कि एक तरफ जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में, लोगों को पता चले कि कहाँ इस्तेमाल करना है तकनीक का या पैसे का और कहाँ नहीं? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि साइबर लिटरेसी जो है आज की डेट में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल के बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट को, हर आदमी को इस टाइम पे इसकी ज़रूरत है। और सारा लेन देन कह लीजिए, ई कॉमर्स तक ऑनलाइन है, सब कुछ आज की डेट में पेटीएम जैसी फैसिलिटीज़ हैं। तो जो साइबर क्राइम से बचने के लिए जो जो मेजर्स चाहिए वो आम आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पी शुक्ला साहब, जैसे बच्चों को कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है, कई ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ अपने कानूनों में सख्ती बरती है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी स्पष्टता की ज़रूरत है? जी हाँ, जैसे आपने कहा कि कई देशों में, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड एंड यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अपने देशों में इसकी मान्यता दी है और वहाँ पे ट्रांजैक्शन आराम से चल रहा है। जिन्होंने नहीं दी है उसमें आयरलैंड है, वियतनाम है, रसिया है, चाइना है, ये मेन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। अभी बहुत सारे पैनल का मैंने सुनने के बाद ये जो कंक्लूजन मेरे मन में आ रहा है कि देखिए, किसी भी करेंसी, वर्चुअल करेंसी हो या फिजिकल करेंसी हो, जो है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, ये अनिवार्य है। गैरोला साहब, बिटकॉइन का भविष्य क्या, और क्या मानकर चलें कि वित्त मंत्रालय आने वाले दिनों में कुछ और सख्ती दिखाएगा? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि जो बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इनका जो गुब्बारा है ये बहुत जल्दी ही फूटेगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में या किसी भी मार्केट में क्या होता है कि जिस एक पर्टिकुलर एसेट की तरफ सारे लोग भागते हैं, तो उसका गुब्बारा वही टाइम होता है कि जब वो भी एसेट होती है, उसका गुब्बारा उस समय में फूटता है। मेरे को लगता है कि यही स्थिति आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज के साथ। बिल्कुल। तो आपके जीवन भर की पूंजी है, निवेश बहुत सोच समझ कर करें। भारत सरकार जिस तरीके की एडवाइजरी लगातार जारी कर रही है, जिस तरीके की सलाह दे रही है, सुझाव दे रही है, उस पर एक बार ज़रूर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से जुड़े तमाम पहलुओं को विस्तार से समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम लोगों का जुड़ने के लिए और अहम सवाल पूछने के लिए। तो आज के इंडिया बोले में बस इतना।